ओके, तो एक्चुअली तुम लोग जो अगर देखोगे कि जो ये जो डीसीबी ऑपरेटिंग मेथड्स एंड पैरामीटर्स है, जो आज का क्लास का टॉपिक है, डीसीबी ऑपरेटिंग मेथड्स एंड पैरामीटर्स मतलब जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, जो पिछला जो 2 क्लास में मैंने समझाया था कि व्हाट आर द डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जो क्लासिफिकेशन जैसे लाइक अ पुल टाइप वाल्व, उसके बाद स्लाइडिंग टाइप वाल्व, रोटरी टाइप ऑफ वाल्व, स्लाइडिंग टाइप में किस तरीके से काम करता है, व्हाट आर द पोर्ट, एक्चुएटर पोर्ट, क्या बोलते हैं, हाई चेम्बर, हाई प्रेशर पोर्ट, ऑयल टैंक पोर्ट, क्या किस तरीके से कैसे काम करता है, वो सारा चीज बताया गया था। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि उस ये डीसीबी का क्या ऑपरेटिंग मेथड, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, और इसका क्या बोलते हैं, इसका जो पैरामीटर्स है, क्योंकि हर एक मशीन का सर्टेन नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स होता है, सर्टेन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स होता है। तो वो पैरामीटर्स जो होता है वो आज हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से ये डीसीबी वर्कआउट करता है वो चीज आज का क्लास में हम लोग जानेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। ओके, we'll discuss about the principle of operation and the operating methods and parameters of the direction control valve. In my previous lecture, we have already discussed about the direction control valve classification according to the construction based. And in this class, we have to just focus, or we have just considered what are the parameters taken and what are the operating methods is used in direction control valve. And in my next class, we will discuss about the 2 by 2, 3 by 2, 4 by 2 and 4 by 3 and 5 by 2, 3 direction control valve, and after that we will proceed our next topic in this chapter. Okay, so at first, principle of operation. Principle of operation. प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है कि स्पूल टाइप ऑफ वाल्व में स्पूल वाल्व क्या करता है, स्लाइड करता है। मैंने जैसे कल दिखाया था कि ये अगर मेरा एक आई मीन केसिंग है, तो उस केसिंग में एक पिस्टन टाइप का रहता है, यहाँ पे इस तरीके के पिस्टन टाइप का रहता है, दोनों इस तरीके से कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, और ये एक स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, ये मेरा बेसिकली एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक, जो मैं कल पिछला क्लास में मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया। तो क्या होता है कि स्पूल वाल्व के टाइम पे ये जो स्पूल है ये बहुत अच्छे से इस केसिंग के अंदर स्लाइड करता है। पॉपेट वाल्व में, सीट पॉपेट वाल्व में क्या होता है, जो पॉपेट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सीट के अंदर, सीट में, जैसे पिछला दिन हम लोग देखे थे ना इस तरीके का कुछ पॉपेट वाल्व, राइट। तो ये जो पॉपेट होता है, ये पॉपेट, ये जो गैप, ये गैप के अंदर बहुत अच्छे से सीट हो जाता है, आई मीन बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो स्पूल कंट्रोल में बी इफेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। ये जो स्पूल का कंट्रोल है ये मे बी इफेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, या तो कोई मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा चीज को ध्यान पे रखते हुए हम लोग को प्रिंसिपल ऑपरेशन में कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है जब वाल्व को डिजाइन करते हैं। तो वाल्व डिजाइन का जो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर को हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं, उसका पहला वन है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स, मान लो हम लोग एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिजाइन करने के टाइम पे हम लोग को कुछ कुछ चीज के ऊपर, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग को कंसंट्रेट करना पड़ता है, जिसका पहला पॉइंट है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या है कि अगर मैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जो हम लोग कोई भी चीज यूज करते हैं, भले न्यूमेटिक यूज कर रहे हैं, ऑयल या हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं, या मैकेनिकली उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना प्रेशर फोर्स मेरा उस वाल्व के अंदर एक्टिंग होगा वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो मेरा पिस्टन शेप है, और यहाँ पे जो ये मेरा सिलेंडर है बेसिकली, तो ये सॉरी, यहाँ पे अगर 50 बार प्रेशर काम करता है, तो ये आई मीन ये उसको कंजम्पशन कर सकता है, इस 50 बार प्रेशर में ये काम कर सकता है।
लेकिन अगर इसमें हम लोग 500 बार अप्लाई कर देंगे तो ये तो ऑब्वियसली टूट सकता है, या तो मेरा यहाँ पे स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये पिस्टन सही ढंग से काम नहीं कर सकता है, या तो क्रैक आ सकता है, टूट सकता है। तो कोई भी हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिजाइन करने के टाइम पे हम लोग को हमेशा पहला प्रेशर फोर्स को जानना बहुत जरूरी है कि कितना प्रेशर फोर्स ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में काम करेगा, राइट। सेकेंड इज वाल्व साइज। सेकेंड इज वाल्व साइज। मैं पहले ही बताया था कि ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से जो मेरा फ्लूइड रहता है, ये मेरा ए है, ये मेरा पी है, प्रेशर पोर्ट है, ये मेरा टी फॉर हाइड्रोलिक्स, आर फॉर न्यूमेटिक्स, राइट। तो ये ए जो है ये मेरा कनेक्टेड पोर्ट किसके साथ है, ये मेरा कनेक्टेड पोर्ट एक्चुएटर के साथ है, जो एक्चुएटर में एक लोड लगा हुआ रहता है, वो लोड स्लाइड करता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेटिक। यहाँ पे जब आके स्टोर होगा ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो एक्चुएटर में सिग्नल आएगा, और डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाला सिग्नल आता है और वो एक्चुएटर मोशन प्रोड्यूस करता है। क्या मोशन प्रोड्यूस करता है, मे बी स्लाइडिंग, मे बी रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। तो वाल्व साइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मे बी ये एक्चुएटर में जो मेरा लोड है, ये लोड का वजन है लेट इट 1000 kg, राइट। और डीसीवी जो वाल्व है उस वाल्व से मुझे एक्चुअल पोर्ट्स के थ्रू से जो मेरा फ्लूइड आ रहा है, दैट फ्लूइड इज नॉट सफिशिएंट टू स्लाइड दिस लोड 1000 kg। तो इसमें इस एरिया में ज्यादा फ्लूइड आने के लिए ए पोर्ट से ज्यादा फ्लूइड आना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में फ्लूइड कहां से आता है, ए पोर्ट से आता है। तो ये एरिया में एक्चुएटर का ये एरिया में अगर मुझे ज्यादा फ्लूइड को या ज्यादा एयर को अगर मुझे स्टोर करना है एक्चुएटर को सिग्नल देने के लिए कि एक्चुएटर का यहाँ पे जो लोड का जो मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन जो मूवमेंट होगा, इसको करने के लिए जितना मेरा वजन ज्यादा होगा उतना मुझे ऑब्वियसली उससे उतना मुझे यहाँ पे फ्लूइड का जरूरत पड़ेगा, ए पोर्ट से मुझे फ्लूइड को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ए पोर्ट में अगर फ्लूइड ज्यादा चाहिए, ए पोर्ट से डिस्चार्ज हुआ फ्लूइड अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली वाल्व का जो साइज है वो वाल्व का साइज मुझे बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा साइज का बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को हमेशा वाल्व साइज के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है कि फॉर द डिजाइनिंग ऑफ अ वाल्व। थर्ड वन इज वाल्व बॉडी एंड स्लीव एंड देयर रिजिडिटी। valve body and sleeve and their rigidity। valve body and sleeve and their rigidity। valve body मतलब ये जो valve का जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन, ये बॉडी का कंस्ट्रक्शन किस चीज से बना हुआ रहता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग दिस valve body, राइट। तो ये चीज में हम लोगों को ये जो पैरामीटर्स में हम लोगों को कंसंट्रेशन देना पड़ता है। स्लीव एंड देयर रिजिडिटी। स्लीव मींस जो यहाँ पे ये पिस्टन इस वाल्व बॉडी के अंदर सही ढंग से बैठ गया है, वो डिजाइन में सही ढंग से बैठ गया है, तो ये जो इसका स्लीव्स है, इसका जो अंदर वाला पार्ट्स है एंड उसका रिजिडिटी कितना है, क्योंकि ये पिस्टन जब मोशन मूवमेंट करेगा, या मान लो यहाँ पे पुश टाइप बटन दिया हुआ है, ये पुश को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली इसको ये मेरा इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगा, जब पुश को और क्लिक करके बाहर की तरफ फेंकेंगे तो ऑब्वियसली मेरा ये पिस्टन इस साइड में जाना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट के टाइम पे जो मेरा फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से वाल्व का बॉडी में कोई एफेक्शन ना आए, कोई अफेक्टेड वाल्व का बॉडी का कोई अफेक्टेड ना हो, इसके लिए हम लोग को ये चीज में भी ध्यान देना पड़ता है, वाल्व बॉडी एंड स्लीव एंड देयर रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब तुम लोगों को बहुत देखो, हर एक चीज को अगर ध्यान दोगे, कोई भी मशीन के अंदर कोई अगर प्रोसेस, मशीनिंग सिस्टम प्रोसेस अगर वहां पे बन रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे मेरा फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पिस्टन मेरा अप एंड डाउन, ये सॉरी स्लाइडिंग मोशन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ इसके साथ इस सरफेस का, इसके साथ इस सरफेस का, इस पॉइंट के साथ इस सरफेस का, इस पॉइंट के साथ इस सरफेस का एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। वो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो सकता है और वो हीट की वजह से ऑयल में आग भी लग सकता है। तो इस सब चीज को कम करने के लिए ये जो फेनोमेनन है, ये फ्रिक्शन का जो फेनोमेनन, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा लॉसेस होता है। ऑयल के अंदर जो एनर्जी रहता है वो एनर्जी लॉस होता है। तो वो लॉस हो जाने के बाद जो काम के लिए मुझे एक्चुअली एक्चुएटर में मुझे फ्लूइड को भेजना चाहिए, वो फ्लूइड उतना एनर्जी लेके यहाँ पे नहीं जा पाता ड्यू टू द लॉस, ड्यू टू द फ्रिक्शन।
तो ये फ्रिक्शन फोर्स की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जब मेरा वाल्व का डिजाइन किया जा रहा है। वाल्व का डिजाइन, वाल्व का कौन सा मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं, वाल्व का मटेरियल यूज करने के टाइम पे वो मटेरियल मेरा कितना फ्रिक्शन वाला फोर्स को कितना कंजम्पशन कर सकता है, कितना वाल्व का मटेरियल के ऊपर कितना इंपैक्ट हो सकता है, मैक्सिमम इंपैक्ट कितना हो सकता है, व्हाट आर द स्ट्रेस ऑफ व्हाट आर द मैक्सिमम स्ट्रेस कैन विथस्टैंड बाय द वाल्व मटेरियल। तो ये सारा चीज के ऊपर हम लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक और एक पैरामीटर है जिसको वाल्व डिजाइन करने के टाइम पे जिस पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स। मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स, मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स, वाल्व का जो इंटरनल में जो पिस्टन रहता है वो पिस्टन कौन सा मटेरियल का तैयार होना चाहिए, वो जो स्प्रिंग यूज होता है ये स्प्रिंग कौन सा मटेरियल का तैयार होना चाहिए, ये सारा चीज के ऊपर हम लोगों को वर्क डिजाइन करने के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस। वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस। वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस, इसमें क्या है कि मान लो ये जो मेरा पिस्टन इस वाल्व के अंदर में, केसिंग के अंदर में मेरा फिट हुआ है, राइट, तो ये फिटिंग में कितना क्लियरेंस दिया गया है, क्योंकि अगर एकदम क्लियरेंस नहीं देंगे तो फिर ये हर बार स्लाइडिंग करने के टाइम पे इसके साथ इसका, इस एरिया के साथ इस एरिया का एक फ्रिक्शन होगा और वो फ्रिक्शन का हीट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो फ्रिक्शन का हीट बहुत ज्यादा हो सकता है, हीट टेम्परेचर बढ़ा दे सकता है। दूसरा बात है इसकी वजह से ये बार बार जो फ्रिक्शन होने की वजह से ये जो पिस्टन का जो मटेरियल है वो मटेरियल में कोरोजन आ सकता है। वो मटेरियल अगर कोरोजन आ जाएगा तो ये जो डीसीबी जो एक्चुअल सिग्नल भेजता है एक्चुएटर में, वो सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारा चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए हम लोगों को वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस, एक क्लियरेंस देना चाहिए, दैट मे बी इट्स लाइक अ टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई शाफ्ट का होल का अगर मैचिंग करवाते हैं, ये अगर मेरा होल है और यहाँ पे अगर मेरा एक शाफ्ट का अगर मैं मैचिंग करता हूँ तो मैं की के द्वारा वहां पे की रखता हूँ शाफ्ट में, जिसको हम लोग शाफ्ट की बोलते हैं। वो की के द्वारा हम लोग वो टॉलरेंस को मेंटेन करते हैं शाफ्ट और होल का मैचिंग करने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे जो पिस्टन हम लोग यूज कर रहे हैं वाल्व बॉडी के अंदर, वो वाल्व बॉडी के अंदर पिस्टन को यूज करने के टाइम पे वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस, एक एप्रोक्सीमेट क्लियरेंस हम लोगों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 6 पॉइंट को ऊपर कंसीडरेशन करना पड़ता है वाल्व का डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीलिंग अरेंजमेंट। सीलिंग अरेंजमेंट, सीलिंग अरेंजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलिंग अरेंजमेंट। देखो मैंने कल का लेक्चर में मैंने एक चीज बताया था कि मेरा स्पूल वाल्व में ज्यादातर मेरा लीकेज का एक प्रोबेबिलिटी या फेनोमेना रहता है, क्योंकि स्पूल वाल्व में जब ये स्पूल के साथ जब P से लेकर A की तरफ या T से लेकर A की तरफ जब मेरा फ्लूइड पास करता है तो हमेशा ये फुल्ली पैकेज सील्ड नहीं रहता है। मान लो P से लेकर A ब्लॉक है और T से लेकर A फ्लूइड तक जा रहा है, मतलब इस तरीके से T स्केल जा रहा है और ये P से लेकर A मेरा अभी ब्लॉक है। तो इस कंडीशन में ये हमेशा एक परफेक्ट सीलिंग यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पाता है, जिसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ लीकेज होता है। तो वो लीकेज को हम लोग कम करना पड़ता है, क्योंकि लीकेज होगा, दैट इज पॉसिबल व्हेन वी आर यूजिंग सम फ्लूइड दैट देयर शुड बी सम लीकेज, बट लीकेज को हम लोग कम करने के लिए ये जो सीलिंग अरेंजमेंट है, ये पिस्टन के साथ ये केसिंग का जो सीलिंग अरेंजमेंट है, ये सीलिंग अरेंजमेंट को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है वाल्व का डिजाइन करने के लिए। ये सीलिंग अरेंजमेंट को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीलिंग अरेंजमेंट मेरा स्ट्रांग नहीं होगा तो जहां पे मेरा 4% लीकेज हो रहा था वहां पे मेरा मे बी 30% लीकेज हो जाएगा, और जो मेरा एक्चुअल एफिशिएंसी मुझे होना चाहिए था डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का, वो एफिशिएंसी मैं गेन नहीं कर पाऊंगा। तो सीलिंग अरेंजमेंट को अगर हम लोग सही ढंग से ध्यान दें और सीलिंग अरेंजमेंट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो मे बी जहां पे 4% लीकेज हो रहा था मे बी वहां पे वो 1% या 2% तक लीकेज हो सकता है, और जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी में भी मैक्सिमम 0.101% उसमें इफेक्ट आएगा। जो एक्चुअल जो एफिशिएंसी अगर जो ज्यादा घट जाना चाहिए था लीकेज के लिए उतना नहीं घटता है, बट
जो चीज जो सिग्नल मुझे ये लोड को अप डाउन करने के लिए चाहिए था वो सिग्नल यहाँ से ये डीसीबी दे सकता है, और लीकेज को अगर जितना मैं लीकेज को कम करूंगा उतना डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। सो लीकेज एंड रिजल्टिंग प्रेशर ड्रॉप, देखो हर एक चीज हर एक पॉइंट के साथ अटैच्ड है। अगर मैं प्रेशर फोर्स की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तो मैं वाल्व साइज कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वाल्व का साइज के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। बिकॉज़ what we know that force is equal to pressure into area, and what is pressure is equal to force per area. Okay, तो pressure is equal to force per area। प्रेशर फोर्स को जानने के लिए मुझे एरिया जानना बहुत जरूरी है, और ये एरिया मुझे कहां से जान पाऊंगा, मैं वाल्व साइज से जान पाऊंगा। वाल्व बॉडी एंड स्लीप ऑन देयर रिजिडिटी, ये जो रिजिडिटी पार्ट है, ये रिजिडिटी मैं कहां से जान पाऊंगा, ये रिजिडिटी मैं जान पाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्व मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्व मटेरियल से मैं जान पाऊंगा। ये स्ट्रेंथ जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ जानने के लिए मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन जानना पड़ेगा, राइट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जानना पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन जानने के लिए मुझे वही प्रेशर जानना पड़ेगा, फोर्स जानना पड़ेगा, एरिया जानना पड़ेगा। तो ये भी मेरा इस दो पॉइंट के साथ मेरा लिंक अप है। नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जानने के लिए हम लोग क्या जानना पड़ता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एचएफ। एचएफ इज इक्वल टू 4FL v स्क्वायर बाय 2 into d into g। ये मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे 4th सेमेस्टर में। ये डार्सीज बेसबैक का फार्मूला है कि कोई भी अगर फ्लूइड जब कोई पाइप के अंदर से पास करता है या कोई भी सिस्टम के अंदर से पास करता है, ड्यू टू द रफ इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया, वहां पे एक फ्रिक्शन लॉस होता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के लिए मुझे 4FL v स्क्वायर, देखो 2 into d। d मतलब मुझे एरिया जानना ऑब्वियसली जरूरी है। अगर एरिया में जान पाऊंगा तो मुझे यहाँ पे d जान पाऊंगा, और मैं फ्रिक्शन में यहाँ पे क्रिएट कर पास निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट मटेरियल ऑफ इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स मतलब केसिंग के अंदर जो मेरा यहाँ पे शाफ्ट सिस्टम रहता है, वो शाफ्ट सिस्टम कौन सा मटेरियल से तैयार होने से बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग को डिजाइन ऑफ मशीन डॉम, जो अभी तुम लोग 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, वो चीज के साथ हम लोगों को नॉलेज गेन करना, उस चीज के ऊपर हम लोगों को नॉलेज रखना चाहिए। नेक्स्ट वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल टॉलरेंस। वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस के लिए हम लोगों को एमक्यूसी मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये जो एमक्यूसी हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़े थे, वहां पे टॉलरेंस प्रिसिशन एक्यूरेसी के ऊपर चैप्टर है, उस वहां से हम लोग वाल्व फिटिंग एंड परमिसिबल क्लियरेंस के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट सीलिंग अरेंजमेंट। सीलिंग अरेंजमेंट के मतलब कितना मेरा प्रेशर है, कितना मेरा वाल्व साइज है, कितना मेरा शाफ्ट का साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग सीलिंग अरेंजमेंट को हम लोग रेट कर सकते हैं। एंड लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। देखो अगर सीलिंग अरेंजमेंट मेरा स्ट्रांग नहीं होगा तो लीकेज तो मेरा ऑब्वियसली होगा, और जब लीकेज हो जाएगा तो फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी मेरा रहता है वो एनर्जी मेरा रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर मेरा ड्रॉप होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज टेकन दैट रिटन दैट लीकेज एंड रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। मतलब सीलिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, सीलिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छे से टाइट सीलिंग देना पड़ेगा इस डीसीबी के अंदर, ताकि ये लीकेज ना हो। और जब लीकेज नहीं होगा तो प्रेशर भी मेरा ड्रॉप नहीं होगा। प्रेशर ड्रॉप अगर नहीं होगा तो जो फ्लूइड एनर्जी लेके यहाँ पे एक्चुएटर में सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और जो मोशन मेरा यहाँ प्रोड्यूस होता है वो भी मेरा कम नहीं होगा। तो ये 8 पॉइंट, ये 8 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। नाउ आई विल डिस्कस about the operating methods and parameters. Okay, before start this, students, do you have any doubt regarding these 8 points? Do you have any doubt regarding these 8 points? बोलो हैंड रेज करके बोलो ना, बोलो मुकेश। सर सीलिंग अरेंजमेंट बताइएगा ना सर, बीच में कॉल आ गया तो समझ नहीं पाया। एक्चुअली सीलिंग अरेंजमेंट इज दैट अरेंजमेंट वेयर द 2 parts कैन बी फिक्स्ड। अगर हमको बोला जाए कि सीलिंग अरेंजमेंट में मींस एग्जांपल लो इस तरीके का कि मेरा यहाँ पे एक पार्ट है, राइट, और मेरा यहाँ पे एक
गियर घूम रहा है, ठीक है। ओके, तो यहां से जो मेरा लिक्विड मेरा पास कर रहा है, राइट, ये लिक्विड को मुझे एक्चुअल मेरा काम क्या होता है ना कि मेरा लिक्विड को कम प्रेशर क्रिएट करना। लिक्विड में जब प्रेशर क्रिएट होता है तब क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, वेलोसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो जब लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो अगर यहाँ पे इतना ज्यादा अगर गैप हो जाता है तो हम लोग यहाँ इस मटेरियल के अंदर में एक सीलिंग अरेंजमेंट देते हैं। जैसे इंजन में, जैसे जो बाइक का इंजन होता है या कार का इंजन होता है, इंजन में भी जब हम लोग एक सिलेंडर, मान के चलो ये सिलेंडर बोर है, मतलब बोर सिलेंडर है, तो बोर सिलेंडर के साथ जब हम लोग कोई इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट को हम लोग जब ऐड करते हैं, तो इनलेट पोर्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन द एयर प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दिस valve, the valve is open, the valve is open, it is entered into the bore cylinder, right? तो ये जब ओपन होगा उस टाइम जब ये इंटर कर रहा है, ये जो लिक्विड इंटर कर रहा है, अगर यहाँ पे सीलिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, ये पोर्ट के साथ अगर सही ढंग से सीलिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, तो वो लिक्विड है, लिक्विड कहाँ जाता है, लिक्विड को अगर जहां पे कोई भी बाईपास पैसेज मिलेगा, लिक्विड वहां पे निकल जाता है, ठीक। क्योंकि लिक्विड हमेशा कोशिश करता है कि मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाऊंगा टू इक्विलिब्रियम द प्रेशर सिस्टम, ये लिक्विड का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम लोग अगर सीलिंग अरेंजमेंट नहीं करेंगे, और अगर हम लोग सीलिंग अरेंजमेंट नहीं करते, तो हाई प्रेशर का जो लिक्विड होता है वो अगर लीक होना शुरू करता है, तो वो बाईपास होकर कोई भी वाल्व के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो घुस सकता है। क्योंकि जब भी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, वो डीसीबी के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन भी रहता है उसके अंदर। तो अगर लिक्विड अगर लीकेज अगर हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को, आई मीन हाई प्रेशर लिक्विड है, हीटेड लिक्विड है, ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी का लिक्विड है, वो जाके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा, और लीकेज अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जो प्रेशर मेरा रिक्वायर्ड है एक्चुएटर में या सिलेंडर में टू अप एंड डाउन फॉर द लोड और टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो अगर मेरा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, because P is equal to force per area, force is equal to pressure into area, pressure is directly proportional to the force. So इसीलिए हम लोगों को हर एक पार्ट जहां पे मेरा तो सॉलिड पार्ट कोई चीज नहीं रहता है, अगर ये मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एक ब्लॉक डायग्राम है, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर बहुत सारा चीज अटैच रहता है। तो जहां पे मैं कोई मैकेनिकल पार्ट्स को अगर जहां पे हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे हम लोग एक गैस्केट या तो सीलिंग हम लोग यूज करते हैं, ताकि वहां पे मेरा लिक्विड लीकेज ना करे। Am I clear? मुकेश, am I clear? सर अगर हम सीलिंग अरेंजमेंट करें तो सर फ्रिक्शन तो बढ़ जाएगा ना। अगर हम लोग सीलिंग अरेंजमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। बट हम लोग जो सीलिंग अरेंजमेंट करते हैं वहां पे मेरे पास एक ऐसा है मटेरियल, ठीक है, और मेरा अगर फ्लूइड इसको टच करते हुए भी जाएगा तब भी मेरा फ्रिक्शन होगा, और मेरा अगर फ्लूइड सील्ड मटेरियल के साथ टच करते हुए जाएगा तब भी मेरा फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर मेरा फ्लूइड, अगर ये जो मेरा मटेरियल है ये मेरा मेटल का है, ये मेरा मेटल का है, लेकिन जो सीलिंग अरेंजमेंट होता है वो होता है रबर का होता है, गैस्केट का होता है, और उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन मेटल के साथ होने से ज्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए, वो फ्रिक्शन ये सीलिंग या गैस्केट के साथ होने से वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन? यस सर। और कुछ क्वेश्चन है? और नो सर। ओके, मासूम खान उस टाइम कुछ बोलने पूछ रहे थे। मासूम खान कहाँ है? मासूम? यस सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे उस टाइम? सर वो क्लियरेंस का पूछ रहे थे सर। सेम तो वही मुकेश भी वही पूछा है। ओके, बाकी और किसी को कोई डाउट है? Because these are the principle of operation. Actually, these are the parameters which are normally taken into the consideration while designing in a valve. Valve design करने के लिए the most important thing which is the force and the pressure, right? तो pressure and area, sorry, pressure and area. क्योंकि अगर मैं pressure जान जाऊंगा और area जान जाऊंगा तो मुझे force जानना है। एकदम बेसिक माइंड से सोचना है। अगर मुझे लिखना है कहीं पे, अगर मुझे कहीं पे लिखना है तो मुझे क्या चाहिए? अगर तुम लोगों को ये सवाल पूछा जाए कि भाई तुमको लिखना है, कुछ भी लिखना है, राइट समथिंग ऑन द बोर्ड,
राइट समथिंग, तो तुमको क्या चाहिए? या तो मुझे पेन चाहिए, या तो मुझे पेंसिल चाहिए, या तो मुझे बोर्ड चाहिए, या तो मुझे कॉपी चाहिए, राइट? तो कॉपी एंड पेन दोनों चाहिए, या तो बोर्ड और मार्कर दोनों चाहिए। ठीक वैसे ही अगर मुझे डिजाइन करना है वाल्व का, तो मुझे जानना है कि भाई इस वाल्व का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, कि मुझे ये वाल्व मुझे क्यों यूज करना है। तो मुझे ये वाल्व यूज करना है फॉर गेटिंग द हाई प्रेशराइज्ड ऑयल और गेटिंग द हाई वेलोसिटी ऑयल। तो अगर हाई प्रेशराइज्ड ऑयल और हाई वेलोसिटी ऑयल अगर मुझे गेटिंग मतलब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है मेरा, तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर। सो आ गया मेरा फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेशर। जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेशर मुझे पता चल गया कि मान के चलते मुझे 50 बार प्रेशर मुझे रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल 50 बार रिक्वायरमेंट है, तो जब 50 बार प्रेशर मेरे रिक्वायरमेंट है, तो वो 50 बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में मैं कितना एरिया बनाऊंगा जहां पे मुझे 50 बार प्रेशर मेरा जनरेट हो सकता है, या जो एरिया से वो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा वो पोर्ट का एरिया मैं क्या बनाऊंगा। अगर मेरा डिस्चार्ज पोर्ट से मुझे 1 मिनट में 50 लीटर ऑयल को मुझे डिस्चार्ज करना है, तो मैं जानता हूं Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। मैं जानता हूं Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। जब Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, मेरे पास अगर 50 लीटर है, मेरे पास अगर डिस्चार्ज का वैल्यू है, तो मैं वहां से एरिया डिफाइन कर सकता हूं। तो इसीलिए ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिजाइन किया जाता है। ओके, अच्छा सेकंड थिंग, विकास यस सर। कैन यू सी द स्क्रीनशॉट प्लीज? ठीक है सर। सो अब अगर हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड। सो अभी हम लोग ये 8 पैरामीटर्स देखे, किसके लिए देखे? पॉपेट वाल्व एंड स्पूल टाइप ऑफ वाल्व के लिए। तो ये जो मेरा स्पूल टाइप वाल्व होता है, ये स्पूल टाइप वाल्व, ये जो स्पूल कंट्रोल होता है, जो मेरा जो पिस्टन है, पिस्टन का जो मेरा स्लाइडिंग मोशन होता है, ये स्प्रिंग के द्वारा इफेक्टेड होता है, मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा हो सकता है, प्रेशर के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कोई एनर्जी के द्वारा कर सकते हैं। तो बेसिकली द स्पूल इज द मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ वाल्व फॉर सिलेक्शन, पर्टिकुलरली फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन कभी आए कि कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम लोग ज्यादातर कौन सा वाल्व को कंसीडर करते, तो वो होगा मेरा स्पूल टाइप ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, because this spool type of valve are generally classified by the porting condition। कि मेरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मुझे हमेशा रिक्वायरमेंट होता है किस चीज का? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मेरा हमेशा रिक्वायरमेंट होता है कि एक सर्टेन मशीन को यूज करके मैं वेरियस आउटपुट को अगर मैं निकाल पाऊं, और जहां पे मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम है और जहां पे मैं एक्चुएशन के द्वारा, एक्चुएटर के द्वारा और मेरा वेरियस कंट्रोल वाल्व के द्वारा, जहां पे मैं ऑयल का, हाइड्रोलिक ऑयल का एनर्जी को कंज्यूम करके मैं वेरियस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, तो वहां पे ऑब्वियसली पोर्टिंग कंडीशन बहुत जरूरत है। पोर्टिंग कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टिंग कंडीशन? मींस कि मेरा कितना इनलेट पोर्ट है, कितना आउटलेट पोर्ट है। मेरा अगर यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, मान के चलते हैं कि ये तीनों जो एप्लीकेशन है या ये तीनों जो कन्वेयर बेल्ट है, ये तीनों मान के चलते ये कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है, जो मेरा व्हाइट बोर्ड में शो कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा तीनों कन्वेयर बेल्ट है, मान के चलते इस तीनों कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए मुझे ये डायरेक्शनल डीसीबी चाहिए, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व चाहिए। अब ये डीसीबी के इस साइड में पंप है, मोटर है, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है, दैट इज अनदर इशू। बट यहाँ पे इस तीनों को चलाने के लिए मुझे डीसीबी चाहिए, तो मैं ये एक सिंगल डीसीबी को यूज करके मैं ये तीनों कन्वेयर बेल्ट को मैं रन कर सकता हूँ। अब ये स्टार्ट, तीनों कन्वेयर बेल्ट जब स्टार्ट होगा, ये अब कंडीशन, कितना सारा कंडीशंस आता है। एक फर्स्ट कंडीशन, ये क्या एक ही साथ स्टार्ट होगा, वन टाइम, सिंगल टाइम स्टार्ट होगा तीनों। सेकेंड कंडीशन, अगर मुझे मान के चलो सेकेंड कन्वेयर बेल्ट का जरूरत नहीं पड़ रहा है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कन्वेयर बेल्ट से चल रहा है, तो मैं क्या फर्स्ट और थर्ड कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट करके सेकेंड कन्वेयर बेल्ट को क्या मैं स्टॉप कर सकता हूँ, या मैं सेकेंड थर्ड को स्टॉप करके मैं फर्स्ट कन्वेयर बेल्ट को क्या चला सकता हूँ। तो ये जो तीनों एप्लीकेशन का वेरियस, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो कभी फर्स्ट सेकेंड चलेगा, थर्ड स्टॉप रहेगा, थर्ड सेकेंड थर्ड चलेगा, फर्स्ट स्टॉप रहेगा, फर्स्ट थर्ड चलेगा, सेकेंड स्टॉप रहेगा, ये सेकेंड चलेगा तो फर्स्ट थर्ड स्टॉप रहेगा। ये जो वेरियस कंडीशंस है, ये वेरियस कंडीशन का एप्लीकेशन
एप्लीकेशन, वेरियस कंडीशन का जो एप्लीकेशन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये स्पूल टाइप ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल का ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पोर्ट कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर मैं सेम हाइड्रोलिक ऑयल को मान के चलो, यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोलिक ऑयल का पाइप है, ध्यान देना, यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोलिक ऑयल का पाइप है, इससे एक यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट है, यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट है, यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट है। जब मुझे तीनों कन्वेयर बेल्ट एक साथ चलाना होगा तो मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में ठीक उसी तरीके डिजाइन किया जाएगा कि मेरा तीनों में एक साथ मेरा फ्लूइड पास करेगा, तीनों में एक साथ, तीनों एक्चुएटर में मेरा एक साथ फ्लूइड पास करेगा। जब मुझे 2 नंबर का जरूरत नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इनलेट पोर्ट को बंद कर दूंगा। तो जब भी मैं 2 नंबर वाला इनलेट पोर्ट को बंद कर दूंगा तब मेरा सर्किट डायग्राम क्या होगा, तब मेरा सर्किट डायग्राम 2 नंबर के लिए ऐसा हो जाएगा। लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर के लिए क्या होगा, एक 3 नंबर के लिए ऐसा हो जाएगा, 1 नंबर के लिए ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके का दिया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम के साथ मैचिंग करने का क्या तरीका है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो डीसीबी ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, बट अगर हाउ यू कैन मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट विद द मैकेनिकल पार्ट्स, वो अगर मैं देखने जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसके वहां पे इस तरीके का सर्किट ड्रॉ किया जाता है कि कभी 2 नंबर स्विच ऑफ, 1 नंबर ऑन, 3 नंबर ऑन, कभी 1 नंबर स्विच ऑफ, 2 नंबर स्टार्ट, 3 नंबर स्टार्ट, कभी और एक सर्किट होता है जहां पे 1 नंबर स्टॉप हुए, 2 नंबर स्टॉप है, 3 नंबर स्टार्ट है। तो हम लोग को जिस टाइम जैसा रिक्वायरमेंट पड़ते हैं हम लोग वो सर्किट को एक्टिवेट करते हैं। जब भी हम लोग ये सर्किट को एक्टिवेट करते थे उसी बेसिस में यहाँ पे डीसीबी से वो फ्लूइड जाके वो वाला कन्वेयर बेल्ट में जाके ज्वाइन होता है। एम आई क्लियर? मैं समझा पा रहा हूँ किस तरीके से एक्चुअली एप्लीकेशन होता है? मैं क्या समझा पाया तुम लोगों को? Yes, sir. क्लियर ना? ओके ओके। सो नाउ और एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। अच्छा क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना। और एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, रुको इसको जरा साफ कर लेते पहले। मुझे कोई भी एक एप्लीकेशन बताओ, तुम लोग मुझे बताओ कोई भी एक एप्लीकेशन बताओ, कोई भी एक एप्लीकेशन जो तुम लोग ट्रेनिंग करने के दौरान या कहीं पे भी देखे हो, कोई भी एक एप्लीकेशन बताओ, बताओ। ये हाइड्रोलिक सिस्टम का ना? हाँ ये हाइड्रोलिक सिस्टम रिलेटेड कोई भी एक एप्लीकेशन बताओ। सो वर्किंग ऑफ जेसीबी का बूम जो रहता है, जेसीबी का जो हैंड रहता है, यस सर। ओके जेसीबी का हैंड। मुझे थोड़ा सा पावर प्लांट रिलेटेड बताओ ना। जेसीबी का हैंड में तो मुझे ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से अगर जेसीबी, चलो जेसीबी का ही दिखा देते, ठीक है। मतलब मैं तो उतना परफेक्ट अभी यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक। अब जेसीबी का वो जो हैंड है, वो जेसीबी का हैंड का तुम लोगों के आंखों के सामने, सब लोग अपना अपना जेसीबी तो देखे ही होंगे, ऐसा नहीं कि जेसीबी कोई नहीं देखा है, या जेसीबी को काम करते हुए लगभग सब स्टूडेंट्स देखे हो। तो मुझे एक चीज बताओ कि उसका जो हैंड है वो हैंड क्या क्या काम करता है। मान के चलो तुम्हारा हाथ खाना खाने में तुमको मदद करता है, राइट। तुम्हारा हाथ कोई चीज को पकड़ने में मदद करता है। तो इसी तरीके का जेसीबी का जो हैंड है, वो जेसीबी का हैंड क्या क्या करने में मदद करता है। सर्टेन एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन बताओ। बताओ, इट्स अ डिस्कशन। बताओ मासूम। जेसीबी देखो एक भी एप्लीकेशन नहीं बता पा रहे कोई लड़का, ये तो ठीक नहीं है ना। सर बहुत सर सारे उससे इसका हम लोग जैसे सामान सर उठाते हैं। अच्छा निखिल बोल रहा है, एक सेकंड निखिल बोलो, निखिल बोलो। सर उससे हम लोग सामान उठाने में यूज करते हैं। सामान नहीं, उसके बाद हम यहाँ पे सबको एक सेकंड एक एक करते हैं धीरे धीरे। सामान नहीं, हम लोग यहाँ पे मिट्टी को खोदने के लिए, मिट्टी खोद के जो वो मिट्टी है, उस मिट्टी खोदने के लिए सर। मिट्टी खोदने के लिए, हाँ। ओके। जब मिट्टी हम लोग खोद रहे हैं धीरे धीरे 1 बाय 1, राइट, डिस्कशन क्लास है। मिट्टी जब हम लोग खोद रहे हैं, इसका मतलब जो जेसीबी का हैंड है, वो जेसीबी का हैंड क्या कर रहा है, हैंड के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, ठीक है। मतलब वो प्रेशर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ताकि ये जो मेरा बकेट है, ये बकेट क्या करेगा, ये बकेट यहाँ पे जो भी डंप मटेरियल रखा हुआ है, पत्थर है, डंप मिट्टी है, जो भी है, वो क्या करेगा, इसको मतलब थोड़ा सा अपना जो बकेट हैंड है, वो बकेट हैंड को थोड़ा सा इंक्लाइन करेगा, ताकि यहाँ का जो पत्थर है या मिट्टी है वो इसके ऊपर उठ जाए। ये एक एप्लीकेशन है,
मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग कर, लोडिंग, LOADING, लोडिंग कर रहा है, जेसीबी का हैंड लोड हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये जेसीबी का हैंड यहां से लेकर इस पोजीशन में, यहाँ पे मिट्टी डंपर से पत्थर वत्थर मिट्टी लेकर ये जो एरिया है, जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे लेके जाएगा, जाता है, आया ना, जाता है कि नहीं? यस सर yes, यस Yes, सर। sir. तो फिर इसका मतलब ये क्या है, मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट, yes sir, मूवमेंट, लोडिंग, मूवमेंट। उसके बाद क्या करता है, अनलोडिंग। डंप करता है सर। अनलोडिंग, लोडिंग करता है। यस अनलोडिंग, थैंक यू, अनलोडिंग। चलो ये 3 एप्लीकेशन के ऊपर दिखाएंगे, लोडिंग, मूवमेंट एंड अनलोडिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब फिर लोडिंग जब होता है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना। लोडिंग जब होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम फ्लूइड, मान लो यहाँ पे अभी मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में डीसीवी है, डीसीवी में 1 2 इस तरीके का दिया हुआ है। अब जब लोडिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस जब लोडिंग करने के टाइम पे प्रेशर जो है या फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा सर। ज्यादा ज्यादा लगेगा, लगेगा मतलब सर। ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगे। तो फर्स्ट कंडीशन जब मेरा लोडिंग हो रहा है, जब मेरा कंडीशन लोडिंग है, तो उस टाइम मेरा प्रेशर और फोर्स, ये दोनों जो वेरिएबल टर्म्स है, ये दोनों वेरिएबल ज्यादा लगेगा। जब ये दोनों वेरिएबल ज्यादा लगेगा, इसका मतलब मेरा ये डीसीवी वाल्व तैयार हुआ है 3 कंडीशन को अचीव करने के लिए। फर्स्ट वन कंडीशन लोडिंग, सेकंड वन कंडीशन मूविंग एंड थर्ड वन कंडीशन अनलोडिंग, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन को अचीव करने के लिए मुझे मेरा तैयार हुआ है। तो जब मेरा लोडिंग लगेगा तो मेरा प्रेशर और फोर्स मेरा ज्यादा लगेगा। तो ये जो मेरा डीसीवी है, ये जो मेरा डीसीवी है, डीसीवी का जो इनलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट है, ठीक, आउटलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट है, और एक यहाँ पे मैंने इनलेट पोर्ट शो किया हो और एक ही मैंने आउटलेट पोर्ट रखा हो, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन तो मेरा बेसिक एप्लीकेशन तो मेरा एक ही है ना, क्योंकि वो एक ही हैंड के ऊपर काम कर, वो मेरा एक ही हैंड के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए मेरा आउटलेट पोर्ट मैंने एक रख दिया। तो लोडिंग करने के लिए टाइम पे जब प्रेशर फोर्स मेरा ज्यादा है, तो इस टाइम इसका मतलब क्या है, ये मेरा कौन सा पोर्ट है, ये मेरा पोर्ट है एक्चुएटर, ये मेरा पोर्ट है एक्चुएटर, और ये मेरा पोर्ट है पी पोर्ट, प्रेशर पोर्ट, ये मेरा पोर्ट है टैंक पोर्ट, ठीक है, प्रेशर पोर्ट, टैंक पोर्ट, राइट, ये दोनों पोर्ट दिया हो और यहाँ पे मैंने एक्चुएटर पोर्ट दिया हो। तो व्हेन द प्रेशर एंड फोर्स इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम to load the condition, to load in the JCB bucket, so for that case what is the circuit diagram, what will be the circuit diagram? T tank port is switch off, P port to A port is the fluid will be moved. When second condition, when the movement is done, जब ये bucket का load लेके movement कर रहा है, hand को movement कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब मेरा ये प्रेशर फोर्स यहाँ से P से लेकर T में जाए, क्योंकि अगर मैं बकेट को P से लेकर अगर A तक अगर फ्लूइड का मूवमेंट को मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो जेसीबी का बकेट क्या होगा, जेसीबी का बकेट वो जो लोड को पकड़ के रखा हुआ था वो तुरंत रिलीज कर देगा। तो इसीलिए सेकेंड कंडीशन के लिए मेरा P से लेकर A तक, जो सर्किट डायग्राम के हिसाब से P से लेकर A तक मेरा फ्लूइड का मूवमेंट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसको मुझे पकड़ के रखना है। सेकेंड वर्कआउट क्या है, उसको मुझे पकड़ के भी रखना है, साथ में उसको पकड़ के मूवमेंट भी करना है। तो मेरा जो फ्लूइड, तो साथ में मैं यहाँ पे और एक पोर्ट दूंगा, मैं जो बोल रहा था, मैं और एक डिस्चार्ज पोर्ट दूंगा, ये साथ में और एक पोर्ट में क्या होगा, मेरा P से लेकर फ्लूइड A में भी जाएगा, P से लेकर मेरा फ्लूइड यहाँ पे भी जाएगा। तो मेरा जो सेकंड सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, और अगर मैं 2 को इनलेट पोर्ट बनाऊंगा तो 2 को इनलेट पोर्ट के लिए तो मेरा वो ऐसे भी जाएगा, मतलब ए सेक्शन एक्चुएटर सेक्शन में भी जाएगा जो इसको मेरा लोडेड कंडीशन में रख दिया है, और मूवमेंट सेक्शन में भी जाएगा जो मेरा फ्लूइड का। मान के चलते यहाँ पे एक लिंक है, मान के चलते हैं यहाँ पे एक लिंक है, वो लिंक यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है, या तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, जब भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो वो लिंक कैसे काम कर रहा है, वो लिंक अपने आप काम कर रहा है। मान के चलते ये इस तरीके का एक लिंक है, ठीक है, ये हैंड है, ये वाला पोर्शन, और ये जो लिंक है वो ये वाला पोर्शन है। अगर मैं इसको इस तरीके का फोर्स अप्लाई करूंगा, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करूंगा, तो इसका जो फाइनल कंडीशन क्या है,
ये फाइनल कंडीशन ऑटोमेटिक इस तरीके का हो जाएगा। तो इसका जो इनिशियल पोजीशन से इसका इनिशियल पोजीशन ये था, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, लेकिन जब भी मैंने फोर्स अप्लाई किया ये लिंक का मूवमेंट एंगुलर एक मूवमेंट हुआ, पहले इनिशियल पोजीशन ये था, तो इसका एंगुलर मूवमेंट कितना हुआ है, इसका एंगुलर मूवमेंट मान लो 30 डिग्री मैंने एंगुलर मूवमेंट किया, तो जब 30 डिग्री एंगुलर मूवमेंट हुआ तो ऑब्वियसली इसका जो वर्टिकल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन था आईपी, तो आईपी से वो एफपी में चल जाएगा, फाइनल पोजीशन में चल जाएगा। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसीलिए दोनों में ही जा रहा है, एक्चुएटर पोर्ट, दोनों एक्चुएटर पोर्ट में जा रहा है। और यहाँ पे ये भी इनलेट पोर्ट है पी, ये भी इनलेट पोर्ट है पी डैश, और ये मेरा है क्या, ये मेरा है टी, जो मेरा स्विच ऑफ कंडीशन में, जो मेरा स्विच ऑफ कंडीशन में। अब जब सेकेंड कंडीशन के बाद जब मेरा थर्ड कंडीशन में आया, अनलोडिंग कंडीशन में आया, अनलोडिंग कंडीशन में क्या होगा, अनलोडिंग कंडीशन में मैंने क्या करूंगा, मेरा पी जो पोर्ट है, जो मेरा पी पोर्ट है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुएटर पोर्ट से टी पोर्ट की तरफ मेरा फ्लूइड मूवमेंट करेगा, एक्चुएटर पोर्ट से टी पोर्ट की तरफ फ्लूइड मूवमेंट करेगा। जब फ्लूइड मूवमेंट करेगा, जब फ्लूइड मेरा मूवमेंट करेगा तब क्या होगा, मेरा एक्चुएटर से टैंक में फ्लूइड मेरा वापस चल जाएगा। क्योंकि जब मुझे अनलोडिंग करना है, कब अनलोडिंग करेंगे, अनलोडिंग मतलब क्या है कि जब भी मैं प्रेशर को रिलीज करूंगा, जब मैं प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करूंगा तब बकेट का पोजीशन कैसा होगा, जब मैं प्रेशर को रिलीज मूवमेंट धीरे धीरे करूंगा। अगर थोड़ा सा मेरा वीडियो को अगर देखोगे, थोड़ा देखो, तुम मुझे देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? यस सर। सो मान के चलो, एक सेकेंड, सो मान के चलो ये मेरा बकेट, मान के चलो ये मेरा बकेट है, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा ये मेरा हैंड है, जेसीबी का हैंड है, और ये मेरा बकेट है, ठीक है। जब इसको रिलीज, अभी ये इस तरीके से लेके जा रहा है, अभी इस तरीके से जेसीबी सामान को लेके जा रहा है, सामने से लेकर पीछे या आगे से लेकर राइट टू लेफ्ट। जब इसको अनलोडिंग करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये व्हाइट बोर्ड में फिर देखना, एक्चुएटर से मैंने पी पोर्ट को मैं ब्लॉक कर दूंगा। जब मैं पी पोर्ट को ब्लॉक करूंगा तब एक्चुएटर से टी के तरफ, जो टैंक पोर्ट के तरफ जहां पे मेरा फ्लूइड वापस आएगा, मैं ये जो लोड को पकड़ा हुआ था, ये फ्लूइड को मैं रिलीज कर दूंगा। ये फ्लूइड जब रिलीज होगा तो फ्लूइड का मूवमेंट ये क्या होगा, वापस की तरफ आ जाएगा। जब फ्लूइड का मूवमेंट वापस की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक डंप कर देगा, राइट। इसी डंप कंडीशन में रहेगा। फिर हम लोग अपना जहां पे, अब फिर व्हाइट बोर्ड में आओ, जहां पे मैं डिग कर रहा था, जहां पे मैं मिट्टी को खुदाई कर रहा था या मिट्टी को लेके आ रहा था, फिर मैं वहां पे जाऊंगा। फिर मैं मेरा ये वाला डायग्राम देखना, ये वाला डायग्राम देखना, ये वाला सर्किट को फिर मैं जब एक्टिवेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस तरीके से फ्लूइड को मैं, सॉरी, जो मिट्टी खुद रहा है, वो मिट्टी या पत्थर खुद रहा है, उसको मैं इस तरीके से उठा लूंगा। उठा के फिर मैं दूसरा वाला, सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सेकंड वाला सर्किट को एक्टिवेट करूंगा, इसको मैं इस तरीके से मूवमेंट करूंगा। फिर 3 नंबर वाला, ये वाला को मैं एक्टिवेट करूंगा, तो ये रिलीज कर देगा। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. यस सर। Okay. So now I will now जो बाकी पार्ट है वो वाला हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग मेथड में क्या है, क्योंकि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो बाहर से इनपुट देना पड़ेगा। तो वो क्या क्या इनपुट हो सकता है, फर्स्ट वन इज मैन्युअली, सेकंड वन इज मैकेनिकली, थर्ड वन इज हाइड्रोलिकली, fourth one is pneumatically, fifth one is electrically, sixth one is electropneumatically, seventh one is hydraulically,
एंड लास्ट वन इज रिमोट कंट्रोल। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी को रिमोट से हैंडल करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से भी डीसीवी चलता है। तो these are the 8 operating methods for continuing or for starting the directional control valve. First one is manually means मान लो यहाँ पे पुश बटन है, मैं अगर इसको मैनुअली पुश करता हूँ तो ये वर्किंग करना शुरू करेगा। सेकंड इज मैकेनिकली मतलब हम लोग अगर यहाँ पे कोई लिंक अगर अप्लाई करते हैं, मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक लिंक अप्लाई करते हैं, तो एक लिंक के द्वारा भी हम लोग मैकेनिकली इस डीसीबी को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिकली मतलब फ्लूइड को यूज करके हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेटिकली एयर को यूज करके हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली कोई इस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के स्पूल वाल्व या प्रॉपेट वाल्व, कोई भी वाल्व हम लोग यूज करते हैं, स्लाइडिंग स्पूल या रोटरी स्पूल या तो पॉपेट, कोई भी वाल्व अगर यूज करते हैं, उसके बाहर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम लोग यूज करते हैं और उस सर्किट से अगर हम लोग इसको अगर ऑपरेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डीसीबी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली हम लोग इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, एयर भी यूज करते हैं, दोनों अगर कंबाइंडली यूज करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली मतलब अगर इलेक्ट्रिक भी यूज करेंगे और हाइड्रोलिक भी यूज करेंगे, मींस फ्लूइड भी यूज करेंगे या लिक्विड यूज करेंगे उस डीसीबी को स्टार्ट करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली। एंड लास्ट वन इज रिमोट कंट्रोल। जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि टीवी जैसे हम लोग रिमोट से चेंज कर चलाते हैं, कोई गाड़ी है जैसे रिमोट में चलाते हैं, तो ये डीसीबी भी रिमोट कंट्रोल होता है, लेकिन उसके लिए बहुत हाई फ्लेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप लगता है इसको रिमोट से चलाने के लिए। बट बेसिकली इंडस्ट्री में हम लोग हमेशा मैकेनिकली, हाइड्रोलिकली और न्यूमेटिकली और इलेक्ट्रिकली ये 4 पॉइंट 2 3 4 5 ये 4 ऑपरेटिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं डीसीबी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए। ओके, सो मेरा मैं ये सारा चीज के ऊपर नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स को स्टडी करना और उस नोट्स के साथ रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे ये उसके बारे में सवाल पूछना, राइट। तो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। सो ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्लास? और जो कल का क्लास में जो मैंने नोट्स दिया था वो नोट्स में ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के ऊपर ही नोट्स था, उसमें सारा चीज है, अगर उसको देखोगे तो उसमें सारा चीज दिया हुआ है वो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का नोट्स के ऊपर। तुम लोग क्या वो नोट्स को देखे थे? हाँ, यस सर। यस सर या नो सर, मुझे समझ में नहीं आया। यस सर। तो उस नोट्स को अगर तुम लोग स्टडी करोगे, मैं उस नोट्स में जिस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है मैं वही टॉपिक के ऊपर टॉपिक को बेस करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2x2, 3x2, 4x3, 5x3 ये सारा चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। सर हाइड्रोलिकली कैसे कंट्रोल करेंगे मुकेश? यस सर। हाइड्रोलिकली कैसे कंट्रोल करेंगे मतलब सर मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू सर पिस्टन को कैसे चलाएंगे? एक्चुअली तुम अगर देखोगे जो हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर बेसिकली जो स्पूल होता है, जो बेसिकली हम लोग पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग अगर स्पूल हम लोग किसको बोलते हैं? जो सर पिस्टन टाइप का रहता है सर, जो पिस्टन टाइप का रहता है उसको हम लोग स्पूल बोलते हैं, ठीक। तो ये जो मेरा स्पूल होता है, स्पूल के ठीक एंड फेस में, जो जहां पे स्पूल का एंड फेस होता है, उस एंड फेस में ये हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली एक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और जो पायलट पोर्ट्स होता है, वो पायलट पोर्ट होता है वाल्व का एंड में। जो पायलट पोर्ट्स होता है वो वाल्व का एंड में होता है। पायलट पोर्ट मतलब जहां से फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है, राइट, जहां से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है उसको हम लोग पायलट पोर्ट बोलते हैं। तो पायलट पोर्ट रहता है वो वाल्व का एंड में रहता है। और ये हाइड्रोलिक वाल्व जो यूज होता है क्या करने के लिए, जो पायलट प्रेशर अगेंस्ट द मेन वाल्व स्पूल एंड, मतलब जो मेरा मेन स्पूल वाल्व है, जो मैंने स्पूल टाइप ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व दिखाया, उसका एकदम एंड में पायलट प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए। क्यों, व्हाई द पायलट प्रेशर इज रिक्वायर्ड? ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि उसके बीच में और एक आंसर निकल के आएगा। जब मेरा इस तरीके का जो सिलेंडर रहता है और यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग रहता है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या होता है ना कि यहाँ पे बेसिकली मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है और यहाँ पे मेरा पिस्टन रहता है जिसको हम लोग स्पूल बोलते हैं,
यहाँ पे मेरा पिस्टन है, इसको हम लोग स्पूल बोलते हैं। तो ये स्पूल को जब हम लोग हाइड्रोलिकली प्रेशर क्रिएट करके पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो पीछे की तरफ लेके गए मतलब स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ। जब स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है, वर्किंग मीडियम इज माई लिक्विड, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब वापस आने के टाइम पे क्या होता है कि ये ना सही डायरेक्ट मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉरवर्ड मूवमेंट में, बैकवर्ड मूवमेंट में उतना डिस्प्लेसमेंट को अचीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक पायलट प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग का एक्सपेंशन ऑटोमेटिक वो अपनी जगह में वापस आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पायलट प्रेशर। और ये जो हाइड्रोलिक है वो हाइड्रोलिकली यहाँ पे कनेक्ट प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्पूल का टू एंड फ्रो मोशन होता है। ओके ओके सर। अच्छा, और एक कौन स्टूडेंट सवाल पूछा है? सरफराज आली। सरफराज, यस सर। सरफराज तुम्हारा जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकली सर कैसे, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा? सर आ रहा है सर सर। अब आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकली कैसे हम लोग करेंगे? इलेक्ट्रिकली हम लोग किस तरीके से करते हैं? इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉलिनॉइड, एसी सॉलिनॉइड यूज करते हैं, एसी सॉलिनॉइड यूज करते हैं। अब सॉलिनॉइड मतलब क्या है? सॉलिनॉइड मतलब कोई बता पाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिनॉइड? यस सर, Yes, उसको sir. वायर कोई बताओ Yes, sir. मुझे, निखिल। अच्छा निखिल बताओ बताओ। सर आयरन के ऊपर जो वाइंडिंग कर देते हैं तो सॉलिनॉइड बन जाता है। इसमें होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सर Magnetic ये आयरन को सर हम मूव करेंगे तो उसमें सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलो। बिहेव करता है सर। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टर्म्स में सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली जो सॉलिनॉइड होता है, हम लोग एसी सॉलिनॉइड यूज करके ये इलेक्ट्रिकली हम लोग डीसीवी वाल्व को ऑपरेट करते हैं। तो उसमें सॉलिनॉइड में क्या रहता है, दो टाइप का चीज रहता है। एक रहता है आयरन कोर, जो मेरा ये शाफ्ट टाइप का मैंने दिखाया। एक रहता है मेरा आयरन कोर, और आयरन कोर, IRON, आयरन कोर। एक रहता है आयरन कोर, और दूसरा जो रहता है वो रहता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग मतलब ये जो मेरा कॉइल के जैसे दिखाई दे रहा है, ये मेरा है आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसको अगर मैं इस कंडीशन में अगर करके मतलब ऐसे कॉइल का वाइंडिंग करके अगर मैं इसको मूवमेंट करूंगा, तो मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मैं उस मैग्नेटिक फील्ड से मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग सॉलिनॉइड बोलते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये डायरेक्शनल कंट्रोल ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है सर? तो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो जनरेट हो गया, तो मान लो यहाँ से मेरा एक सर्किट ड्रॉ किया गया है। एक सेकेंड, इरेजर। ओके, तो यहां से मेरा एक सर्किट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। बार बार एक ही चीज होता है, प्रॉब्लम क्यों होता है इतना? कैसे दिखाया, समझ नहीं पा रहा। चलो ओके, तो यहाँ पे मान के चलो एक सॉलिनॉइड ड्रॉ किया, सॉलिनॉइड बनाया गया है। और एक बार दिखा दे रहा हूँ क्लियर ध्यान से। मान के चलो यहाँ पे मेरा एक मैग्नेटिक कोर है, और यहाँ पे मेरा वाइंडिंग है, राइट। थोड़ा सा मतलब इरेज हो जाएगा, वैनिशिंग पेन से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैनिशिंग पेन से कर रहा हूँ, थोड़ा इरेज हो जाएगा, लेकिन देखते रहना। तो यहाँ पे मान के चलो ये मैग्नेटिक कोर है, यहाँ पे मेरा वाइंडिंग रखा हुआ है, और यहाँ से मैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो जाके यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है। जब ये कनेक्टेड होगा, यहाँ इस तरीके से मेरा पास करेगा, और यहाँ पे मेरा एक स्विच लगा हुआ रहेगा, राइट। यहाँ पे मेरा एक स्विच लगा हुआ रहेगा। जब भी मैं स्विच इलेक्ट्रिसिटी को एक्टिवेट करूंगा, तो ये क्या स्विच होगा, ये स्विच क्या होगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जब भी स्विच कॉन्टैक्ट होगा, तभी वो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करेगा, जिसके वजह से ये सॉलिनॉइड, आई मीन ये जो मेरा स्पूल वाल्व है, ये स्पूल वाल्व टू एंड फ्रो मोशन में मूवमेंट करना शुरू करेगा। Am I clear, Sarfaraz? यस सर। Okay, so do you have any doubt? Any more doubt? Any more doubt? Yes or no? नो सर। Okay, so No, sir.
ओके, इसका जो लाइव वीडियो लेक्चर का जो लाइव क्लास वो मैं दे दूंगा, साथ में ये जो एक्चुअल वीडियो लेक्चर है वो भी मैं सेंड कर दूंगा और उसको स्टडी कर लेना। और 19 जून असाइनमेंट को सबमिशन कर देना। फर्स्ट असाइनमेंट 19 जून दोपहर 3 बजे के पहले मूडल में सबमिशन कर देना, ठीक है। तो मासूम खान 4th नंबर वाला बता दीजिए थोड़ा। 4th नंबर में है न्यूमेटिकली। मासूम, ये चीज हम लोग जब न्यूमेटिक स्टडी करेंगे उस टाइम समझाए, क्योंकि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक बेसिकली एक ही है, ठीक है। 4th नंबर में मेरा न्यूमेटिक है, तो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक बेसिकली एक है। हम लोग हाइड्रोलिक में जब हम लोग यूज करते तब हम लोग फ्लूइड या ऑयल या लिक्विड यूज करते, और जब हम लोग न्यूमेटिक करते तब वहां पे हम लोग ईआर यूज करते, ठीक है। अब अगर उस तरीके अगर समझाने जाएंगे तो तुम लोग एक चीज देखो कि तुम लोग एयर कंप्रेसर देखे हो, एयर कंप्रेसर देखे हो, यस सर। देखे हो एयर कंप्रेसर देखे हो। तो मान लो ये स्पूल वाल्व के यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर एक एयर कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो एयर कंप्रेसर में क्या होता है, एक प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है, इस तरीके का प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है। तो वो नोजल से जो हवा निकलता है, जो कंप्रेस्ड एयर निकलता है, वो कंप्रेस्ड एयर कोई अगर इसके सामने मान के चलते, तो हम लोग जो लेबोरेटरी में देखे एयर कंप्रेसर, उसमें जो एक कंप्रेस्ड एयर निकलता है वो कुछ समथिंग 80 kPa ऐसा कुछ है, राइट। तो लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हम लोग को ये स्पूल को मूवमेंट करने के लिए, टू एंड फ्रो मोशन में मूवमेंट करने के लिए हम लोग उससे भी ज्यादा अगर बड़ा साइज का अगर क्या कंप्रेसर टैंक यूज करके अगर हाई प्रेशराइज्ड एयर को अगर हम लोग निकाले, तो वो कंप्रेस्ड एयर की ये जो स्पूल है, स्पूल को मूवमेंट करने में एबल हो जाएगा, मतलब समर्थ हो जाएगा। तो ये वो एयर न्यूमेटिकली वो एयर ये जो स्पूल है, इस स्पूल को टू एंड फ्रो मोशन में करेगा, ठीक है मासूम, ठीक है। ओके ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। अगर कोई भी डाउट रहता है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स को स्टडी करना, भले पूरा स्टडी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया उतना एक बार स्टडी कर लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बिकॉज इट इज नॉट ये सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इज फुल्ली कंसेप्चुअल एंड फुल्ली थियोरेटिकल सब्जेक्ट, फुल्ली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, नॉट ए फुल थियोरेटिकल, फुल्ली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। तो कंसेप्ट करना बहुत जरूरी है। आज अभी समझ ले जो नोट्स है, उस नोट से क्या क्या टॉपिक तुमको स्टडी करना है, उस नोट से थोड़ा सा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन स्टडी करना है, पॉकेट वाल्व, स्पूल वाल्व स्टडी करना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो मैंने अभी समझाया, ऑपरेशन मेथड्स एंड पैरामीटर्स जो मैनुअली, मैकेनिकली, हाइड्रोलिकली, इसको बहुत अच्छे से वहां पे इलैबोरेट किया गया है। तो उसको अगर स्टडी करोगे तुम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू Thank you, sir.